खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बिग फाइट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। सूबे की सियासत एक बार फिर उफान पर है, क्योंकि फोन टैपिंग का मसला एक बार फिर तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अब क्राइम ब्रांच फोन टैपिंग प्रकरण की जांच करेगी और इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत ने एफआईआर दिल्ली के तुगलक रोड थाने में दर्ज करवाई है और एफआईआर सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा और अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है। पुलिस ने क्राइम ब्रांच को मामला ट्रांसफर कर दिया, जिसके बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कथित फोन टैप में जब उनकी आवाज थी तब सत्यता के लिए उन्होंने वॉइस सैंपल क्यों नहीं दिया। हमारे सीएम ने पहले ही कह दिया था फोन टैप हमने नहीं किया। उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार को गिराने के षड्यंत्र में वो बेनकाब हो चुके हैं। तो वहीं मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि एफआईआर अपने आप में स्वीकारोक्ति है, जो ये साबित करती है कि कथित फोन टैप उन्हीं का है। तो क्या मान लिया जाए कि फोन टैपिंग मामले में अब फंसाई जा रही है एफआईआर की फांस? जब ये फोन टेपिंग को लेकर मुद्दा चला, उस बात को आज 1 साल होने को आया। 1 साल बाद गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब जागे हैं। इसका मतलब कोई ना कोई षड्यंत्र चल रहा है दिल्ली में। व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है कि टैपिंग कौन करवा रहा है, पूरा देश अच्छी तरह से जानता है टैपिंग कौन करा रहा है, पूरे देश के मीडिया अच्छी तरह से जानता है टैपिंग कौन करा रहा है। व्यक्तिगत तौर के ऊपर वो कितने फोन पर बात करते हैं, कितना व्हाट्सएप कॉल पर बात करते हैं। एफआईआर उनके दिमाग की उपज भी हो सकती है और एफआईआर एक साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। जिस तरीके की साजिश है सरकारों को गिराने की भारतीय जनता पार्टी उसका हाईकमान रचता रहा है, ये उसकी कड़ाई का एक हिस्सा हो सकती है। मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने आज फोन टेपिंग को लेकर के एक एफआईआर दर्ज कराई और उससे उस सच्चाई तक पहुंचने के लिए सरकार को भी एक तरह से घेरा है। आप उस वक्त बिल्ली को देख के चूहा जैसे बिल में घुस जाता है वैसे कहां घुस गए थे, ये बताने की कृपा करें। 8 महीने बाद में दोबारा षड्यंत्र करने की गरज से उनके द्वारा सोची समझी गई रची गई साजिश के तहत कराई गई है। तो जब सरकार ने सदन में कर दिया साफ, तो क्यों फंसाई जा रही है एफआईआर की फांस? फोन टैपिंग मुद्दा क्यों बन रहा बवाल? विपक्ष लाना चाह रहा सियासी भूचाल। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सूबे की सियासत में फोन टैपिंग पर की जा रही है सियासी ट्रैपिंग। बिग फाइट में आज बहस इसी मुद्दे पर करेंगे। बहस के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करवाऊं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। मुख्य सचेतक महेश जोशी जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस नेता प्रदीप चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और कानूनविद AK जैन जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल महेश जोशी जी आप ही से है, क्योंकि फोन टैपिंग का मुद्दा उठा। इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एफआईआर दर्ज करवाई है। इसको लेकर सबसे पहले सर आपका रिएक्शन क्या कहेंगे? देखिए, एक और राजनीतिक साजिश षड्यंत्र का ताना बाना रचा जा रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार लगातार कोशिश कर रही है राज्य सरकारों को अस्थिर करने की, गिराने की। कर्नाटक की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, गुजरात की बात हो, मणिपुर की बात हो, हर तरफ साजिश ही साजिश नजर आ रही है। उन साजिशों की कड़ी में एक साजिश ये भी है, गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज तक वॉइस सैंपल नहीं दिया। मशीनरी, पुलिस मशीनरी, एसओजी के लोग या एसीबी के लोग उनके पास गए, उन्होंने मिलने से मना कर दिया। और आज वो ये जो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, ये इस बात की स्वीकारोक्ति है कि वो आवाज़ उनकी है। पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि आरोपी ये कह रहा है कि मैं अपनी वॉइस सैंपल नहीं दूंगा, और जिस केस में वो वॉइस सैंपल नहीं दे रहा, जिस टेपिंग में वो वॉइस सैंपल नहीं दे रहा है आरोपी, वो व्यक्ति एफआईआर दर्ज करा रहा है कि मेरा फोन टेप हो रहा है। इससे साफ साफ झलकता है कि एक साजिश है, किसी तरीके से केस को केंद्रीय एजेंसियों के हवाले कैसे किया जाए, इस बात की नापाक कोशिशें हैं। लेकिन देश में कानून का राज है, हम हर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।
गजेंद्र सिंह शेखावत को बेनकाब होना पड़ेगा। हमारा दावा सही सिद्ध होगा कि उनकी आवाज़ है। उन्होंने साजिश रची राजस्थान की सरकार को गिराने की, उनके साथ अन्य लोगों ने साजिश रची सरकार को गिराने की। बिल्कुल, ये इस एफआईआर से अपने आप भी सिद्ध बिल्कुल। हो गया। आप ये कह रहे हैं कि पूरी साजिश के तहत ही इस तरीके से एफआईआर दर्ज करवाई गई है, राजस्थान से बाहर जाकर एफआईआर दर्ज करवाई गई। जाहिर तौर पर ये साजिश का हिस्सा है या फिर असल में इस पूरे मुद्दे को किस तरफ लिया जा रहा है, इसको लेकर भी कई सवाल है। महेश जी, आगे बढ़ते प्रताप सिंह जी का मैं रुख करूंगी। प्रताप जी, आप फोन टैपिंग के इस पूरे मामले को किस तरीके से आप देखते हैं? जिस तरीके से आरोप आप लगा रहे हैं, क्या ये पूरी साजिशन प्रक्रिया है, साजिश के तहत ही ये सब किया गया राजस्थान से बाहर? पूरे देश में आइडियल स्टेट के रूप में राजस्थान मॉडल बहुत पॉपुलर हो रहा है। इनके तकलीफ पेट में दर्द और इस बात का हो रहा है, मिर्ची इस बात की लग रही है कि बजट बहुत अच्छा आ गया राजस्थान की सरकार का, सरकार गिराने की इन्होंने कोशिश की, उसमें ये कामयाब नहीं हुए। अब 8-10 महीने बाद इनको फोन टेपिंग की चिंता हुई है। पेट्रोल डीजल की रेट पे जवाब नहीं दे पा रहे देश को, गैस सिलेंडर की सब्सिडी इन्होंने खत्म कर दी, और जब गैस सिलेंडर की इन्होंने सब्सिडी खत्म कर दी तो पूरे देश में इनका विरोध, अब पूरे देश में हंगामा करना चाहते हैं कि हमारे नेताओं के फोन टेप रहे। फोन टेप करने का काम केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार की एजेंसियां करती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी खुद कह चुके हैं, ना कोई फोन टेप किया, ना किसी एमएलए का, ना एमपी का। अब उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है, तो इनके मुकदमों से कोई राज्य की सरकार डरती नहीं है। केंद्र सरकार दबाव की राजनीति कर रही है, षड्यंत्र कर रही है। हर षड्यंत्र का जवाब देना गहलोत सरकार के हर कार्यकर्ता को, हर एमएलए को, हर मंत्री को, सबको आता है। कोई डर नहीं है। इस तरह के झूठे मुकदमे जिसमें प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश हो, जिससे केंद्र सरकार का दबाव बनाने की कोशिश हो, जिसमें षड्यंत्र की बू आती हो, उससे हमें बिल्कुल ये सब बार बार कांग्रेस ये कह रही है कि पूरी प्लानिंग के तहत, क्योंकि इतना लंबा वक्त हो गया, जुलाई 2020 का पूरा मसला ये है, पहले नकारा गया बीजेपी की तरफ से, फिर अचानक से एफआईआर दर्ज की जाती है। इसको लेकर कई सवाल है। रामलाल जी, आपका मैं रुख कर रही हूँ। आपने महेश जी को भी सुना, प्रताप सिंह जी को भी आपने सुना। साफ तौर से ये कहा जा रहा है आपके पास कोई मुद्दा है नहीं, आप लोग राजनीति कर रहे हैं, दबाव की राजनीति आप ये कर रहे हैं, तभी 1 साल के बाद आपको ये ख्याल आया कि एफआईआर भी दर्ज करवाना है। दीपा जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि मैंने महेश जी को भी सुना है, प्रताप जी को भी सुना है। महेश जी और प्रताप जी से मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के 72 विधायक सदन के अंदर थे उस समय, जिस समय से आपकी सरकार अस्थिर हो रही थी, उस समय 3 विधायक हमारे आरएलपी के थे। लेकिन वर्तमान में हमारे 71 विधायक हैं। 71 विधायकों से अगर सरकार आपकी गिर सकती है तो गिरेगी, लेकिन 71 विधायकों से सरकार हमारी आपकी गिरने वाली नहीं है। सरकार पहले भी गिरने की जो कोशिश हुई थी वो आप ही के विधायकों के द्वारा हुई थी, और भविष्य के अंदर भी अगर सरकार गिरने की बात आएगी तो आपके विधायकों की असंतोष की वजह से होगी। उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, नंबर 1। अब रही बात एफआईआर दर्ज कराने की, महेश जी आप ही ने तो एफआईआर दर्ज कराई थी ना, एसओजी के अंदर भी कराई थी, फिर मामला एटीएस के अंदर भी दिया था। आपने ही कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज कराई थी। क्यों नहीं आप कांग्रेस के विधायकों के पहले आप सैंपल लेने का काम करें? एसओजी जिनको ढूंढने के लिए दिल्ली तक गई, वो एसओजी के जो आरोपी थे, वो आरोपी मुख्यमंत्री जी के साथ चाय पी रहे हैं। क्यों नहीं एसओजी उनको गिरफ्तार करने के लिए गई? क्यों नहीं उनके सैंपल लेने के लिए गई? जिस तरीके का दोहरा चरित्र आपकी सरकार कर रही है महेश जी, प्रताप जी, मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर आपकी सरकार ने उत्तर में कहा है कि हाँ हमने फोन टेपिंग की है और राजस्थान के अंदर फोन टेपिंग होती है, लेकिन किस तरीके से गृह मंत्री के रूप में शांति धारीवाल जी ने जवाब दिया कि हमारे पास ऐसी सूचना मिली जब इंटरसेप्टर के ऊपर मोबाइल थे, सर्वेलेंस के ऊपर मोबाइल थे, कि एक हथियारों को जखीरा जयपुर के अंदर सप्लाई होने वाला है, और उस के सर्वेलेंस के दौरान ये बात निकल कर आई कि कुछ लोग सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। महेश जी किसको बेवकूफ बना रहे हो? राजस्थान की जनता जानती है, जो अवैध हथियारों को काम करते हैं वो लोग सरकार के रामलाल जी, इस पूरे मसले को लेकर कई बार खुद सीएम भी ये कह चुके हैं, शांति धारीवाल ने भी विधानसभा के भीतर ये कहा था कि फोन टैपिंग हुई ही नहीं है। जो कानून के दायरे में रहकर राज्य सरकारों को या फिर केंद्र की सरकारों को जब भी जरूरत पड़ती है तो कानून के दायरे में रहकर ये हो जाता है, किया जाता है, लेकिन यहाँ पर किया गया ये तो किसी ने नहीं कहा, विधानसभा के भीतर भी नहीं किया गया, ये सब कहा गया। उसके बावजूद भी आप लोग किसी मुद्दे को उठाकर बैठे हुए हैं, इसी को लेकर लगातार इसी की राजनीति कर रहे हैं, ये आरोप है कांग्रेस का। देखिए दीपा जी, राजस्थान के अंदर किसी भी तरीके से व्यक्ति की निजता के ऊपर हमला होगा तो मान्य विधायक और मान्य सांसद ही नहीं, हर व्यक्ति मुकर होकर बोलेगा। निजता के ऊपर हमला कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, और राजस्थान की सरकार ने व्यक्ति के निजता के ऊपर हमला करने का काम किया है।
अब जब दिल्ली के अंदर एफआईआर दर्ज हुई है तो आपको पीड़ा क्या हो रही है? जांच हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। किस तरीके से आपके महाराष्ट्र के गठबंधन की सरकार की वास्तविकताएं सामने आ रही है, किस तरीके से कमिश्नर रहे हुए व्यक्ति उस सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप उसके ऊपर तो दो शब्द बोलोगे नहीं। राजस्थान की जनता भी जानती है कि कैसा आपने बजट दिया है। पीठ थपथपाने के अलावा धरातल के ऊपर राजस्थान की सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो जनता की समस्याओं के समाधान कर सकते हैं। चलिए ठीक है, प्रदीप जी आपका मैं रुक कर रही हूँ, क्योंकि रामलाल शर्मा को भी आपने सुना कि वो कह रहे हैं सरकार अगर गिरती है या फिर अस्थिर होती है तो वो सिर्फ अपने विधायकों की वजह से ही होगी, बीजेपी का उसमें कोई हाथ नहीं है। एफआईआर दर्ज की गई है, राजस्थान से बाहर भी की गई, समय वो मैटर नहीं करता, उसमें जिन बातों का जिक्र किया है वो मैटर करता है। निजता का अधिकार सभी का है, उसको लेकर आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि सियासी ट्रैपिंग है, ये साजिश के तहत ये किया जा रहा है, आपको कैसे लगता है? देखिए, इसी कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्य सचेतक महेश जोशी जी ने एक बात कही है कि ये साजिश है। इस साजिश का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि अभी 2 दिन पहले दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के सारे अधिकार छीनकर गृह मंत्रालय को दे दिए गए, राज्यपाल को दे दिए गए। इसका मतलब क्या है कि उन्हीं 2 दिनों के बाद में ये एफआईआर लॉन्च दिल्ली में लॉन्च हुई है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से षड्यंत्र के माध्यम से इस पूरे मामले को ब्लैकमेल करने के लिए सरकार के साथ इस तरह की साजिश की गई है। 2 दिन सरकार गिरने के बाद दिल्ली में ही क्यों ये एफआईआर लॉन्च हुई है? इसका मतलब साफ साफ है कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी के अब ये सारे मामला उसमें के हाथ में है और उनकी सरकार के माध्यम से अब चूंकि एजेंसियां वहां हैं। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय टेलीग्राफ एक्ट में 9 एजेंसियां ऐसी हैं जिनके माध्यम से टेलीफोन टेप किया जाते हैं और सिर्फ राज्य सरकार के पास एक एजेंसी होती है जो सक्षम अधिकारी की परमिशन के साथ ही वो टेप कर सकती है। तो आप देखिए कि 2 दिन बाद ही ये कार्यक्रम दिल्ली सरकार के साथ कर दिया गया, जहां अब केंद्र सरकार का पूरा दखल है। तो ये साजिश बिल्कुल साबित होती है कि ये एक षड्यंत्र के माध्यम से सरकार के खिलाफ आज भी हो रहा है और उससे पहले आज एफआईआर लॉन्च कराई है। तो मानते हैं 3 दिन तक राज्य की एजेंसियां दिल्ली में इनके ऑफिस और घर पर घूमती रही इनका बयान लेने के लिए, इन्होंने बयान नहीं दिया। जब आप देश के मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पे जो आरोप लगा है या एजेंसी को ऐसे जांच करना चाहती है और आप उसमें शामिल नहीं है तो आपको व्यवस्था देना चाहिए था, वो तो उन्होंने नहीं दिया। और इसी को लेकर लगातार कांग्रेस इसी को लेकर भी आप सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, आप इसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि अगर उसी वक्त आपको लगा था कि आपकी इमेज को कोई नुकसान हो रहा है तो उसी वक्त क्यों नहीं एफआईआर दर्ज की गई? उसी अगर कोई जांच चल रही है तो क्यों नहीं उसमें सपोर्ट किया गया, उसमें साथ दिया गया? इसको लेकर तो सवाल खड़े होंगे मंशा को लेकर, जाहिर सी बात है। ए के जैन जी, इसमें जुलाई 2020 से लेकर अभी तक 2021 तक जो भी मामले निकल कर सामने आते हैं, जो पेचीदगियां सामने उभर कर आती हैं, उसमें कानूनी पहलू क्या है सर, क्या इसमें समझ में आता है? कि आप एफआईआर को पढ़ें तो एफआईआर धारा 26 टेलीग्राफ एक्ट के तहत दर्ज कराई गई है, जिसे बाद में दिल्ली पुलिस ने धारा 72 आईटी एक्ट और धारा 409 भारतीय दंड संहिता भी जोड़ लिया। धारा 26 टेलीग्राफ एक्ट ये कहती है कि अनऑथोराइज तरीके से बिना कानूनी अनुमति के, बिना वैधानिक आवश्यकताएं पूरी किए हुए किसी की टेलीग्राफ्स को या टेलीफोन को इंटरसेप्ट करना, रिकॉर्ड करना और उसको अनऑथोराइज लीक करना, ये धारा 26 के अधिक अपराध माना गया। इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से एलिजिबली उन्होंने ये भी कहा कि संजय जैन, भंवरलाल शर्मा और मेरी टेलीफोन टेप की गई एलिजिबली। जब वो कह रहे हैं कि धारा 26 का आरोप वो लगा रहे हैं तो इसका मतलब वो मान रहे हैं कि उन्होंने भंवरलाल शर्मा और संजय जैन के बीच की बातचीत को टेप किया गया अनऑथोराइज तरीके से। दूसरा आरोप उन्होंने लगाया कि 17 जुलाई 2020 को ये सब बाजार में या सब जगह लोकेशन हुआ और ये जो अनऑथोराइज डिक्लेरेशन किया, ये राजस्थान पुलिस के ऑफिसर्स ने जो अनऑथोराइज टेपिंग की है वो लोकेश शर्मा के निर्देश में की है। लोकेश शर्मा ने इसे अवैध रूप से फैलाया। धारा 72 को बाद में दिल्ली पुलिस ने जोड़ा, जिसके तहत कि जिस आदमी के पास ऑथोराइज वो टेप या रिकॉर्डिंग रहती है वो उसे अनऑथोराइज तरीके से कहीं लीक करे, इन सब मामलों में 3-3 साल की सजा का प्रावधान है। धारा 409 दिल्ली पुलिस ने क्यों जोड़ा, ये किसी कानूनविद से समझ की बात है, क्योंकि ये टेप रिकॉर्डिंग कहीं प्रॉपर्टी नहीं होती है। परंतु इस पूरी एफआईआर में कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि जब मैं दिल्ली में था तब मेरा टेलीफोन रिकॉर्ड हुआ। अच्छा, उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा है कि दिल्ली में मेरा टेलीफोन, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि ये टेलीफोन रिकॉर्ड हुआ, इसका पता
क्योंकि होम सेक्रेटरी ने तो मना कर दिया था, पर मंत्री ने जब स्टेटमेंट दिया असेंबली के अंदर, तब उन्होंने कहा कि हाँ टेलीफोन रिकॉर्डिंग हुई, तब हम मान रहे हैं कि टेलीफोन रिकॉर्डिंग हुई है। तो ये एफआईआर बेसिकली पॉलिटिकल ज्यादा है और लीगली बातें इसमें बहुत कम कही गई हैं। नाम सिर्फ लोकेश शर्मा का इसमें अंकित किया गया है कि उनके डायरेक्शन में किया गया है। इन दोनों ही सिचुएशन में सरकार भी किस तरीके से आगे बढ़ सकती है, या फिर अब गजेंद्र सिंह शेखावत किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, इनको लेकर भी मैं आपके पास आऊंगी AK जैन जी। लेकिन महेश जोशी जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूँ। गजेंद्र सिंह जी ने कहा कि मैंने कभी वॉइस सैंपल देने से मना नहीं किया, क्योंकि आपका आरोप यह है कि वो वॉइस सैंपल नहीं दे रहे, तो फिर उनका वॉइस सैंपल आखिर लिया क्यों नहीं गया, इसको लेकर भी कई सवाल आपसे पूछे जाते हैं। वॉइस सैंपल देने को तैयार मिलते ही नहीं है पुलिस अधिकारियों को। होना तो ये चाहिए था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गजेंद्र सिंह शेखावत को बर्खास्त कर दें। उनको बर्खास्त करने के बजाय उनको बचाने की कोशिश हो रही है। अब बिना वॉइस सैंपल लिए ही उनको इस केस से निकाले जाने की कोशिशें हैं। एक साजिश है। इस साजिश के तहत देश के कानून से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस साजिश के तहत वो सब किया जा रहा है जो देश में अब तक कभी नहीं हुआ। देश की जनता देख रही है। देश का कानून अभी जिंदा है और हमारा विश्वास है कि देश में कानून सम्मत बातें ही होंगी। मैं फिर इस बात का दावा करता हूं, राजस्थान सरकार ने किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का कोई फोन टेप कभी नहीं कराया। ये राजस्थान की परंपरा नहीं है। जब हम ये कह रहे हैं कि हमने फोन टेप नहीं कराया, गजेंद्र सिंह शेखावत जी को कोई नया एविडेंस तो लेके आना चाहिए था। कोई बिना एविडेंस के एफआईआर दर्ज है। सिर्फ एक व्यक्ति ये बयान दे कि मेरा फोन टेप हुआ, इसका मतलब इसकी स्वीकारोक्ति है कि जो टेप जारी हुआ है, जो मीडिया में चला है, सब जगह चला है, वो टेप सही है। उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत जी की आवाज है। हमको भी देखना पड़ेगा कि कैसे हम देश में हम कानून सम्मत कार्रवाई की रक्षा कर सकते हैं। आप ये साफ तौर से कह रहे हैं कि अगर उनके पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है, तो वो सामने रखें। अब सबूतों के बिना पे अगर बात आगे बढ़ेगी तो फिर सरकार भी उस पर बात करेगी या फिर बात होगी। अगर सबूत ही नहीं है, बिना एविडेंस किस तरीके से एफआईआर दर्ज की जाती है, तो मंशा को लेकर ही कई सवाल खड़े होते हैं, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर भी है। प्रताप सिंह जी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान से बाहर दिल्ली में ही क्यों एफआईआर दर्ज करवाई, इसके पीछे आपको क्या नजर आता है? अब मुझे एक जवाब दे दे, वो 8 महीने बाद या 10 महीने बाद उनको प्रकरण एफआईआर दर्ज कराइए दिल्ली में। जोधपुर में दर्ज करा देते, जयपुर में दर्ज करा देते। आपके मन में खुद के गिल्टी कॉन्शियस है, इसलिए आपने दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई है। क्योंकि दिल्ली की सरकार के बारे में सब जानते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, सब जगह आप केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके राज्य सरकार को दबाव में लेते हैं। एमपी की सरकार इन्होंने गिराई, कर्नाटक में गिराई, मणिपुर में गिराई, राजस्थान में भी फेल हो गए। तो अब आप सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए केंद्र सरकार फेल हो चुकी है। किसानों की डेथ हो रही है, लगभग 300 किसानों की मौत हो गई, आंदोलन खत्म नहीं हो रहा। पेट्रोल डीजल में आग लगा दी इन्होंने, गैस सिलेंडर महंगा हो गया। अब सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए फोन टेपिंग का इशू लाओ। हमारे फोन टेप हो रहे हैं, आपके फोन टेप नहीं हो रहे। आपके पास कोई इश्यू नहीं है, मुद्दा नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार ऐसे बिल्कुल प्रताप जी, क्योंकि अब आप लगातार ये कह रहे हैं कि अगर एफआईआर दर्ज करवानी थी तो जोधपुर में करवाते, वहीं से चुनकर वो वहां तक पहुंचे। अगर एफआईआर दर्ज करवानी थी तो जयपुर में करवाते। इन दोनों को छोड़ के दिल्ली में गए, इसके पीछे भी क्या मंशा है गजेंद्र सिंह शेखावत की या फिर बीजेपी की, इसको लेकर उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए। रामलाल जी, आप मौजूद है, आपसे मेरा सवाल सीधा सा ये है कि आप कर्नाटक में आपने जो किया, आपने एमपी में जो किया, वही आप करना चाह रहे थे राजस्थान में, लेकिन खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल आपका हो गया है, इसलिए नया जो जिन है वो फिर से बाहर लेकर आप आ गए। देखिए दीपा जी, मैं सीधा सीधा कहूंगा, प्रताप जी और महेश जी तो घुटले निगलने का काम करते हैं, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि राजस्थान के अंदर जो हालात बने हुए हैं, और मैं फिर कह रहा हूं, चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, बिना कांग्रेस के विधायकों के असंतोष के कोई सरकार गिर नहीं सकती। अब आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस के विधायकों में असंतोष, उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? इन्हीं के पुराने पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता रहे, बाड़मेर के वरिष्ठ नेता है हेमाराम जी चौधरी, सदन के अंदर कहते हैं
कि अगर लड़ाई मेरे से है, नाराजगी मेरे से है, तो दुश्मनी मेरे से निकालो, मेरी जनता ने क्या बुरा किया है, आप जनता की काम क्यों नहीं करते हो। इन्हीं के झुंझुने से आने वाले एक वरिष्ठ नेता शीशराम जी ओला, उनके लड़के बिरजेंद्र जी ओला विधायक है, वो कहते हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है। इन्हीं के विधायक पृथ्वी मीणा जी कहते हैं कि सरकार ने 1 रुपए का विकास नहीं किया। इन्हीं के विधायक भरत जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। उन्होंने कल पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा है। तो इनके विधायकों के असंतोष का ठीकरा ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कांग्रेस के नेताओं से, लेकिन रामलाल जी, सवाल ये ना कि इतने लंबे वक्त के बाद आपको ख्याल क्यों आया, बार बार तो कांग्रेस यही पूछ रही है ना सर, वो टाइमिंग को लेकर आपसे सवाल है। कहा यह जा रहा है कि जब ये मुद्दा उठा, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम सामने निकल कर आया, उसी वक्त क्यों नहीं FIR दर्ज की गई। अगर उसी वक्त लगातार छवि को नुकसान पहुंच रहा है, मानसिक तनाव का जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया, अगर वो सब लग रहा था तो उसी वक्त क्यों नहीं FIR दर्ज करवाई गई, इतना लंबा वक्त क्यों लिया गया। देखिए दीपा जी, सबसे पहले तो मैं एक कहूंगा कि विधानसभा के अंदर सरकार ने जवाब दिया कि हमारे पास सूचना थी कि अवैध हथियारों का जखीरा जयपुर के अंदर आने वाला है, इसलिए उनके मोबाइल सर्विलेंस के ऊपर लिए हुए थे। अब जो जखीरे की बात करने वाले लोग कौन थे, अगर उन्हीं की बातों को अगर टेप किया जाता और वो मार्केट में आती तो उसमें राजस्थान की जनता ये मानकर जाती कि साहब अवैध हथियारों का व्यापार करने वाले लोगों के मोबाइल सर्विलेंस के ऊपर थे, उनके टेप किए गए। जबकि आप दावा कर रहे हो कि भंवरलाल जी, गजेंद्र सिंह जी की और संजय जैन की वार्ता हुई है, वो टेप किसने की? वो तो उनका वाद तो जखीरा वालों से था ही नहीं, अवैध हथियारों के संपर्क करने वालों से था ही नहीं। आखिरकार मुख्यमंत्री जी के OSD के द्वारा उस पूरे टेप रिकॉर्डर को वायरल किया जाना, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप से वायरल किया जाना, ये सीधा सीधा आरोप है राजस्थान की सरकार के ऊपर कि निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार ने विधायकों के, सांसदों के, मंत्रियों के मोबाइलों को सर्विलेंस के ऊपर ले रखा था। वो तो साफ तौर से रामलाल जी पहले ही सरकार कह चुके हैं ना कि किसी भी जनप्रतिनिधि का कॉल इंटरसेप्ट किया ही नहीं गया, कॉल रिकॉर्डिंग की ही नहीं गई है। आप बार बार उसी मुद्दे को उठा रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये कांग्रेस लगातार कह रही है। प्रदीप जी, अब लगता है आपको भी कि सदन के भीतर विधानसभा में कोशिश की थी बीजेपी ने इस मुद्दे को उछालने की, सरकार को घेरने की, जिसमें सफल नहीं हो पाई, उसके बाद फिर से यही टॉपिक उठा के लेके आई क्योंकि राजस्थान में और बीजेपी के पास कोई मुद्दा है नहीं इस वक्त। देखिए, बात फिर वहीं जाके जा रही है। जो इस बारे में इन्वेस्टिगेशन हुआ, पुलिस ने किया, जो 2 संदिग्ध लोग जिनके बारे में विस्फोटक और जानकारी थी, उनकी जो वार्तालाप थी, यही 2 लोग इन नेताओं जिनके नाम इसमें आ रहे हैं उनके साथ भी इनके संबंध है और उनसे बातचीत हो रही है। तो एक संभावना यह है कि जो लोग विध्वंसक और सप्लाई की बात कर रहे हैं, उनका राजनेताओं से क्या संबंध हो सकता है जब वो बातचीत कर रहे हैं और उसी उनके टेपिंग खुलासे में, क्योंकि वो सर्वाइवल दोनों थे, उनके बात करने के दौरान ही ये सब लोग सामने आए हैं और ये संपर्क भी स्थापित हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे लोगों से राजनेता संबंध क्यों होते, क्या कारण थे कि उनसे बात करते थे जब उनका कोई काम, जब वो राष्ट्र विरोधी काम कर रहे थे, प्रदेश विरोधी काम कर रहे थे, तो ऐसे लोगों का इन नेताओं से क्या संबंध हो सकता है। तो सीधी सीधी बात यह है कि ये संशय घेरे में और इसको सरकार जांचने की जिम्मेदारी सरकार की है। सुनो, आप एक तरफ कह रहे हो कि अवैध हथियारों का जखीरा जयपुर में आने वाला था, उनके मोबाइल सर्विलेंस के ऊपर, मैंने नहीं कहा, तो फिर गजेंद्र सिंह जी, संजय जैन की वार्ता कहां से आ गई, उनके मोबाइल सर्विलेंस के ऊपर कैसे आ गए? क्यों मोबाइल सर्विलेंस तो उन्हीं का हो रहा था। सरकार जो एजेंसी जो जांच करती है, जो लोग विस्फोट में काम में लिप्त थे, वही लोग नेताओं से बात कर रहे हैं, सप्लाई करने वाला था। आपकी जांच के अंदर आया क्या? मेरी जांच में नहीं आए, उनकी आपस की बातचीत में और अपराध जगत में जो अपराधी, जो लोग जो पैसा लगाते हैं, उनकी प्रैक्टिस है कि वो रिकॉर्डिंग करते हैं और ये उन्हीं के माध्यम से बाजार में आई है। इसकी आशंका है हमको। लेकिन कुल मिलाकर जो भी ये सच सामने आए, यही अब सियासत के लिए भी ठीक है क्योंकि आरोप प्रत्यारोप होते भी रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने अब FIR दर्ज करी है, इसके पीछे अभी इस टाइमिंग को लेकर हालांकि सवाल है। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि अगर FIR दर्ज करनी थी तो फिर जयपुर में, जोधपुर में किया जाता, दिल्ली में करने के पीछे एक प्रेशर पॉलिटिक्स ही नजर आती है। लेकिन महेश जोशी जी, क्या आपको नहीं लगता कि फोन टैपिंग के मामले से एक बार फिर से जो सियासत है राजस्थान की, वो फिर से वहां पर भूचाल आने वाला है? एक बार फिर से सरकार को अस्थिर करने की जो बीजेपी की कोशिश है वो परवान पर दिखाई दे रही है। कोई भूचाल की बात नहीं, ये साजिश है जो भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। ये प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में इस तरीके की साजिश हो रही है, वो देख रहे हैं चुपचाप। भाजपा हाईकमान के नेतृत्व में साजिशें रची जा रही हैं, वो देख रही है और देश की जनता इन सब बातों को देख रही है और देश की जनता उचित समय पर ठीक है। और यही सेम सवाल मेरा प्रताप जी आपसे भी है कि आपको भी यही लगता है कि जानबूझ के ये सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है ताकि राजस्थान की राजनीति में भूचाल एक बार फिर से लाया जा सके, क्योंकि पहले एक बार बीजेपी ने कर लिया है जिस तरीके से आप कहते हैं?
एक बात आप मानकर चलिए, राजनीति तो भूचाल के लिए होती है। केंद्र सरकार ने तो संकल्प ले रखा है कि राजस्थान की गहलोत सरकार सक्सेस हो रही है, अच्छा बजट ला रही है, अच्छा काम कर रही है, इसलिए केंद्र की आंख की किरकिरी इस वक्त राजस्थान की सरकार बनी हुई है। किसी भी कीमत पे उनको तो दिमाग खराब हो गया उनका। 2 साल से विपक्ष की भूमिका खत्म हो गई। कोरोना मैनेजमेंट में हम नंबर 1 पर रहे, खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग करते रहे, सब जगह ये फेल हो गए, बजट बहुत अच्छा आ गया। अब इनको लगता है अब क्या करें, इसलिए अब राजस्थान में ये अपना पासा फेंक रहे हैं, लेकिन इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स भी इसमें जिम्मेदार है। बिल्कुल ठीक, आप लगातार ये कह रहे हैं कि राजनीति के साधने की कोशिश है, अपनी राजनीति किस तरीके से वापस राजस्थान में की जाए, ये कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है, इसलिए इतना लंबा वक्त भी लग गया। आप तमाम जितने भी मेहमान हैं आप रहिए हमारे साथ, चर्चा इस पर लगातार हम आगे भी कर रहे हैं कि आखिर एक बार फिर से ये फोन टैपिंग का जो जिन है वो कैसे बाहर निकल गया। जुलाई 2020 का ये पूरा मसला है, तब बगावती सुर अख्तियार किए थे कुछ विधायकों ने, उसके बाद अब मामला शांत है, लेकिन अब जाकर दिल्ली में गजेंद्र सिंह शेखावत ने FIR दर्ज करवाई, जिसको लेकर कई सवाल बीजेपी मंशा को लेकर पूछ भी रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, फौरन लौटेंगे, चर्चा ब्रेक के उस पार भी जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से फोन टैपिंग के मसले को लेकर राजस्थान की सियासत में उछाल है। एक बार लगातार कई सवाल दागे जा रहे हैं बीजेपी पर भी, और हमलावर है कांग्रेस। मंशा को लेकर बीजेपी के साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि आखिर दिल्ली में FIR दर्ज की गई है इतने लंबे वक्त के बाद। हालांकि अब इसको लेकर बीजेपी का दावा ये कि अगर जो पूरा मसला है फोन टैपिंग हुई है तो उस पर जवाब देना ही होगा सरकार को। FIR के अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं, सरकार का अपना दावा है, लेकिन बीजेपी लगातार विपक्ष के तौर पर हमलावर है। महेश जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूँ। जब सरकार सदन में साफ कर चुकी है कि किसी भी जनप्रतिनिधि का फोन टैप नहीं हुआ, तो फिर इतना बवाल आखिर क्यों मचा हुआ है? आपको क्या लगता है इसके पीछे कि इसी को आधार या फिर इसी को मुद्दा क्यों बीजेपी बना रही है? ये तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी जवाब दें। केंद्र सरकार कटघरे में खड़ी है आज, क्योंकि दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है। ये जो बिना तथ्यों के आधार पर FIR दर्ज की गई है, सिर्फ बयानों के आधार पर FIR दर्ज की गई है, उस आधार में उन बातों में कहीं भी कोई गैर कानूनी बात समझ में नहीं आती। जहां भी चाहे विधानसभा की बात हो या कहीं की बात हो, सरकार ने दावा किया है कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का फोन टेप नहीं हुआ। फोन टेप करने की एक सिस्टम होता है, सक्षम अधिकारी से अनुमति ली जाती है, किस तरीके के लोगों का फोन टेप होगा वो डिफाइन है उसमें, और सारी चीज़ों को तर्क सम्मत और कानून सम्मत कार्रवाई करके ही फोन टेपिंग होना राजस्थान की परंपरा है। राजस्थान में मैं फिर दावा कर रहा हूँ किसी भी राजनीतिक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप लगातार ये कह रहे हैं सरकार की तरफ से, वो खुद CM हो, बार बार हम जिक्र इस बात का भी कर रहे हैं, वो CM हो या फिर शांति धारीवाल हो, कई बार ये कहा गया कि किसी भी जनप्रतिनिधि का फोन टैप नहीं किया गया। अगर फोन टैपिंग होती भी है किसी कारणवश तो वो तय कानूनों के मुताबिक ही होती है, ये बार बार सरकार कह भी चुकी है। लेकिन रामलाल जी, साफ तौर से आप पर आरोप ये भी है कि आप फेल हो गए विधानसभा के भीतर, आप उस तरीके से मुद्दा उठा ही नहीं पाए। कालीचरण सराफ ने क्वेश्चन तो लगाया, प्रश्न पूछा, लेकिन बाद में वही बैकफुट पर आ गए, आप सफल नहीं हो पाए। उसके बाद फिर से आप इसी को आधार मान रहे हैं बार बार। देखिए दीपा जी, हमने विधानसभा के अंदर जो हमारा प्रतिपक्ष का धर्म था, वो प्रतिपक्ष का धर्म पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाने का काम किया है। सरकार को हर मुद्दे के ऊपर घेरने का काम किया है, और हमारे माननीय विधायकों ने अलग अलग मुद्दों के ऊपर, जो सरकार की चुनावी घोषणा थी, जो सरकार की बजट घोषणा थी, जो सरकार ने योजनाओं के बड़े बड़े फ्लैक्स लगाकर प्रचार प्रसार किया था, जब हमने विधानसभा के अंदर पूछा कि इन योजनाओं में आपने कितने पैसे खर्च किए, क्या इनकी भूमि आवंटन का हुआ, क्या बजट का निर्माण कार्य शुरू हुआ, सरकार हर मोर्चे के ऊपर विफल है। सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है। 2 साल बीत जाने के बाद भी बजट घोषणाएं धरातल के ऊपर नहीं है, एक पैसा खर्च नहीं किया। सिर्फ सरकार कहती है अभी तक इस बजट की घोषणा प्रक्रिया दी है। इसके अलावा सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है। सिर्फ इनके पास एक ही चीज है जो बताने के लिए, वो यही है कि कोरोना की वजह से हम योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर पाए। सरकार ये कह रही है ना कि जो हुआ ही नहीं, आप उस पर बहस कर रहे हैं। देखिए दीपा जी, सरकार ने जवाब दिया है कि हाँ राजस्थान के अंदर फोन टेपिंग होती है। जब राजस्थान में फोन टेपिंग होती है तो सरकार, हमने प्रतिपक्ष के नाते यही पूछा है कि आपने किस किस के फोन टेप किए, ये तो आप बताएं। लेकिन जिस तरीके की कहानी विधानसभा के अंदर
शांति धारीवाल जी ने कही कि इस तरीके से हमारे पास सूचना थी कि अवैध हथियारों का जखीरा जयपुर में आने वाला है, इस तरीके से उनके मोबाइल को सर्वेलेंस के ऊपर लिए हुए थे। जहां जखीरा आने वाला है, संदिग्ध व्यक्ति है, उनके फोन आपने इंटरसेप्ट कर रखे थे, तो आखिरकार फिर गजेंद्र जी और संजय जैन और भावरलाल जी शर्मा की वॉइस रिकॉर्डिंग कहां से आ गई? आप ये तो सरकार बताए कम से कम कि जब आपने अपराधियों के मोबाइलों को सर्वेलेंस में ले रखा था, तो फिर इन तीनों की रिकॉर्डिंग कहां से आई? और इन तीनों की रिकॉर्डिंग को वायरल करने का काम किया वो मुख्यमंत्री जी के ओएसडी ने किया। तो सरकार से ये तो पूछ रहे हैं कि सरकार बताए तो सही कि आखिरकार ये रिकॉर्डिंग किसने की, और रिकॉर्डिंग करने के बाद में आपके ओएसडी के द्वारा वायरल की गई, तो ये जनता को बताए तो सही। जांच की आती है रामलाल जी, तो आप सहयोग क्यों नहीं करते? गजेंद्र सिंह शेखावत ने सहयोग क्यों नहीं किया? जुलाई 2020 का ये पूरा मसला है, तब से लेकर अभी तक आप उसको खींचे चले आ रहे हैं। जब जरूरत थी तब आपने साथ नहीं दिया। प्रदीप जी देखिए, सरकार ने बार बार दीपा जी मुख्यमंत्री स्तर पर, मंत्री संसदीय कार्य मंत्री के स्तर पर, मुख्य सचिव द्वारा कि जनप्रतिनिधियों का टेलीफोन टेप नहीं किया गया है। जहां तक इन दोनों व्यक्तियों की बात है जो संदिग्ध हैं, इनकी परमिशन लेकर के रिकॉर्डिंग सर्वेलेंस में रखा गया। ये सरकार का स्टेटमेंट है। आप इसमें कंफ्यूजन कर रहे हैं, आप भ्रमित हो रहे हैं। दोनों चीजों में अलग अंतर अलग है रामलाल जी। आप सारा लो, आप सिस्टम को समझिए, ये सिस्टम ही दूसरा है। उन दोनों संदिग्ध व्यक्तियों के सर्वेलेंस से लिया गया है, उसकी अनुमति सक्षम अधिकारी से ली गई है, जबकि जनप्रतिनिधियों का किसी का टेलीफोन टेप नहीं किया गया। ये सरकार का स्टेटमेंट है, आप इसको समझिए, फर्क है इसमें। अरे तो भैया, उनके अधिकारियों से ली गई है तो आपकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आया क्या? संजय जैन अवैध हथियारों की तस्करी करने वाला व्यक्ति था क्या? तो उसी के संदर्भ में माननीय मंत्री जी का स्टेटमेंट चाहिए, उन्हीं का प्रक्रिया के अंदर चाहिए। जैन अवैध हथियारों की तस्करी के अंदर लिप्त था क्या? ये जांच का विषय जारी है और इसी संदर्भ में गजेंद्र सिंह जी का वॉइस सैंपल टेस्ट लिया जाना है। अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले आप सहयोग कीजिए, जांच से भागिए मत। रिकॉर्डिंग कैसे हुई आप ये तो बताओ। ये तो जांच में सामने आएगा ना, वॉइस सैंपल आएगा, उसको सहयोग करने के लिए सरकार, लेकिन जांच में सहयोग बीजेपी नहीं कर रही है। ये बार-बार आरोप आप पर लगे हैं रामलाल जी, इसको आप मानिए, ठीक है? उसके बाद ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। एके जैन साहब, मैं आपका रुख कर कीजिए, ठीक है? रामलाल जी, आपने कहा कि ये होता है, ये आपने कहा कि गलत है, फोन टैपिंग की गई जनप्रतिनिधियों की, वो गलत है आपने कहा, लेकिन एके जैन साहब, अलग अलग राज्यों में वो केंद्र की सरकार हो, केंद्र की सरकार की हम बात करें या फिर राज्य सरकार की हम बात करें, सुरक्षा की बात जहां पर भी आएगी, सिक्योरिटी की बात जहां पर भी आएगी, कोई नया मसला नहीं है कि वहां पर फोन टैपिंग की जाती हो या फिर की जाती है। राजस्थान में जिस तरीके से विधानसभा के भीतर शांति धारीवाल ने जवाब दिया, उसका क्या मकसद था? उन्होंने किस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया? उन्होंने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि का फोन टैप नहीं हुआ। अगर सुरक्षा की बात आएगी तो आम लोगों के लिए खतरा अगर कहीं पर भी महसूस होता है सरकार को, तो नियम के मुताबिक ही फोन टैप होंगे। एक ही जैसा देखिए, नियम 419 है टेलीग्राफ एक्ट में, जिसमें स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं। पीयूसीएल के निर्णय के बाद ये नियम बनाए गए हैं केंद्र सरकार में, जिसके तहत पब्लिक इमरजेंसी में, पब्लिक सेफ्टी में और क्राइम के डिटेक्शन के लिए अति आवश्यक होने पर टेलीफोन टेप किया जाएगा। इसके लिए स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी 7 दिन तक तो आईजी को पावर्स दे रखी, पर इसके बाद उसको भी अप्रूवल लेना पड़ेगा होम सेक्रेटरी से या ऑथोराइज जो सेक्रेटरी है उससे, वो उसका रीजेंट ऑर्डर पास करेंगे। और 15 दिन से ज्यादा अगर फोन रखा जाता है तो उसके लिए बड़ी कमेटी उसको तय करेगी और उसके बाद आवश्यकता से अधिक नहीं रखेगा, रिकॉर्ड 6 महीने में नष्ट कर दिया जाएगा। ये तो एक नियम की बात है। केंद्र सरकार के लिए भी इसकी कमेटी है और राज्य सरकार के लिए भी इसकी कमेटी है, जिसका उल्लेख इसमें अपनी जो पिटीशन है, अपनी जो एफआईआर है, उसमें गजेंद्र सिंह ने भी दिया। परंतु सबसे बड़ी बात है कि किसी को अगर ये लगता है कि मेरा टेलीफोन गलत टेप किया है, नयन गांधी के मामले में चीफ इंफॉर्मेशन का जो कमिश्नर है हिंदुस्तान का, उसका ऑर्डर है कि कोई भी व्यक्ति ये सूचना मांग सकता है कि क्या उसका टेलीफोन टेप किया गया, और यदि टेप किया गया तो उसका आउटकम क्या आया। संजय जैन ने भी, गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी और भंवरलाल शर्मा ने भी, जिनके नाम तीनों के इस एफआईआर में लिखे हैं, किसी ने कभी ये इंफॉर्मेशन नहीं मांगी कि क्या उनके टेलीफोन टेप किए गए। अभी जो एफआईआर गजेंद्र सिंह जी ने भी की है, उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी एसीएस होम ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हमने टेलीफोन टेप नहीं किए। मिनिस्टर ने असेंबली के अंदर बोला कि हाँ, जो कुछ मामलों में टेलीफोन टेप किए हैं, इसलिए हम तीनों के टेलीफोन टेप किए गए। और लोकेश ने अवैध रूप से टेलीफोन टेप करवाए और उसको अवैध रूप से
लीक किया गया। मजे की बात है कि 20 मार्च को ये एफआईआर दर्ज की जाती है, लीगल नॉलेज के साथ गजेंद्र सिंह जी ने एफआईआर दर्ज करवाई। 5 दिन तक दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। एफआईआर दर्ज की गई है 25 मार्च को। ललिता कुमारी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो इमीडिएटली एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री की रिपोर्ट पर अगर 5 दिन बाद एफआईआर दर्ज होती है तो इसमें कहीं न कहीं कोई आशंका और कुछ संदेह पैदा होता है। मजे की बात है, गजेंद्र सिंह जी ने अपनी एफआईआर में सिर्फ धारा 26 का जिक्र किया जो कि गंभीर नहीं थी। बाद में दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से धारा 409, 120 बी आईपीसी और 72 ए आईटी एक्ट जोड़ा है। 409 क्यों जोड़ी गई ये कानून का कोई आदमी आज तक समझ में नहीं पाया। ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो सारे मामले को पीछे बनाती हैं। आपको भी ये लीगल कम राजनीतिक मसला ज्यादा लग रहा है, आप ये कह रहे हैं? निश्चित रूप से। चलिए ठीक है। प्रताप सिंह जी, फोन टैपिंग, इस पूरे विवाद के बीच वॉइस सैंपल का एक बार जिक्र लगातार आ रहा है क्योंकि आपने आरोप ये लगाया कि वॉइस सैंपल नहीं दे रहे गजेंद्र सिंह शेखावत, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, बार बार ये आरोप लगता भी रहा। इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? वॉइस सैंपल लिया नहीं जा रहा या फिर दिया नहीं जा रहा? तो आवश्यकता ही नहीं रही वॉइस सैंपल की, एडमिट कर लिया। मुझे ये बताइए, जिनके वॉइस सैंपल दे दे, मुकदमा उन्होंने दर्ज कराया है, खुद का वॉइस सैंपल दे दे, उन्होंने जिन जिन से बात की है नहीं की है वो क्लियर कर दे। अब आज अचानक 10 महीने बाद गजेंद्र सिंह जी यदि उसी दिन इतने पाक साफ थे, उसी दिन मुकदमा दर्ज करा देते। एक केंद्रीय मंत्री के ऊपर चार्ज लगाता उस वक्त, उन्होंने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया? उन्होंने उस वक्त मुकदमा दर्ज नहीं कराया। अब वो 10 महीने बाद, 8 महीने बाद जागे हैं, अचानक जाग कर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है और इश्यू बनाया है कि धारीवाल जी ने विधानसभा में ये कहा कि उनके ओएसडी ने इसको वायरल किया, यही तो कहा है उसने। उस बात को उन्होंने पकड़ा है वहां से, जबकि धारीवाल जी ने कहा व्हाट्सएप पे जब कोई मैसेज आता है किसी के पास तो सब उसको वायरल करते हैं। तो कहीं और से ओएसडी के, उन्होंने ये कहा, जो मैंने सुना, मैं उस वक्त बैठा था, कि कहीं और से उनके पास मैसेज आया तो उन्होंने उसको आगे वायरल कर दिया, उसको इश्यू बनाकर और अपनी एजेंसियों को। देखिए एक बात समझ लो, मेरे ये समझ में आती है कि केंद्र सरकार राजस्थान में कुछ नहीं कर पा रही। अब वो अपनी एजेंसियों के जरिए घुसने की कोशिश करने का, हो सकता है षड्यंत्र उनके दिमाग में हो। यदि षड्यंत्र नहीं होता तो ये एफआईआर दिल्ली में नहीं होती, ये जोधपुर में होती है, जयपुर में होती है। आप तो राजस्थान के बेटे हो, तो आपको दिल्ली पे इतना भरोसा कैसे हो गया? आपको तो मामला, प्रकरण तो जयपुर का है, राजस्थान का, तो यहाँ मुकदमा दर्ज कराते। आप केंद्रीय मंत्री हो, आपका उतना ही सम्मान है, आपका वॉइस सैंपल भी हो जाता है, सब कुछ जाता, करा दो यहाँ एफआईआर दर्ज। कौन मना करा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कानून बना दिया। लेकिन अब इस पूरे मामले के बाद, एफआईआर दर्ज होने के बाद, तो ये वॉइस सैंपल देने ना देने वाली जो बहस है वो कहीं दूर छूट जाती है। लेकिन फिर भी महेश जी, क्योंकि गजेंद्र सिंह जी ने कहा है कि कांग्रेस पहले जो अपने कुछ लोग हैं उनका वॉइस सैंपल लें, अब आपको इसके पीछे क्या समझ में आता है? वो कांग्रेस के अपने लोग कौन हो सकते हैं, या फिर इसके पीछे, इस बयान के पीछे क्या मकसद हो सकता है? कानून को क्या करना और नहीं करना डिक्टेट नहीं किया जा सकता। आप अपना सैंपल दीजिए, आपका सैंपल आएगा, दूसरे सैंपल भी आ जाएंगे। आप सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं, देश के केंद्रीय मंत्री हैं, आपको देश के कानून का सम्मान करना चाहिए और देश के कानून का सम्मान करते हुए आपको वॉइस सैंपल देना चाहिए। चलिए, आप अभी भी ये कह रहे हैं कि कानून का सम्मान करते हुए उनको सैंपल देना चाहिए। जिस तरीके से बार बार आरोप भी लगाए गए, वो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि सरकार की मंशा ही कुछ अलग नजर आती है। उन्होंने सैंपल लिया नहीं क्योंकि देने के लिए वो राजी थे। आपका जिस तरीके से आरोप है कि वो जांच में सहयोग नहीं करते, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत इससे अलग जाकर बयान देते हैं। रामलाल शर्मा जी, तमाम मसले हैं राजस्थान में जिसको लेकर आप सरकार को घेर सकते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा भी कर सकते हैं। तमाम मसले लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी, महिलाओं के मसले पर भी, अलग अलग मुद्दों को लेकर, लेकिन इसी मुद्दे को पकड़ के बैठे उम्मीद आपको दिखाई देती है कि यहाँ पर कुछ हो सकता है? जो असंतोष की बात आप लगातार कहते हैं, आपको अभी भी ये लग रहा है कि कुछ हो सकता है राजस्थान में? दीपा जी, भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष का धर्म निभाते हुए हर मुद्दा जो जनता से जुड़ा हुआ है वो सारे के सारे मुद्दों को हम सरकार के सामने लाने का काम कर रहे हैं। सरकार हर मोर्चे के ऊपर विफल है। क्राइम जिस तरीके से बढ़ा है राजस्थान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर महिला उत्पीड़न के अंदर राजस्थान का पहला नंबर आ चुका है। अभी भी कुछ घंटों पहले जवाहर नगर के अंदर 20 लाख रुपए की डकैती जिस तरीके से डाली गई, महिला अपराध जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, हर मुद्दे के ऊपर सरकार विफल है और हर मुद्दे के ऊपर हम सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। आज राजस्थान के हालात क्या बन गए? बजरी माफिया
पहले मुख्यमंत्री जी हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कि बजरी माफियाओं का खेल बड़ा है, बड़े उच्च अधिकारियों तक इसका पैसा जाता है। आज मैं मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगा रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आप चुप क्यों है? राजस्थान के अंदर खनन माफिया किस तरीके से पनप रहे हैं, राजस्थान के अधिकारियों के ऊपर हमला कर रहे हैं, एसडीएम के साथ मारपीट कर रहे हैं, फायरिंग करने का काम पुलिस के ऊपर कर रहे हैं। आखिरकार आप हाथ के ऊपर हाथ धरे हुए क्यों बैठे हुए? क्यों अवैध रूप से बजरी राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा कारोबार फैल रहा है, आप इसके ऊपर अंकुश क्यों नहीं लगा रहे? आज राजस्थान की सरकार सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं करने के अंदर, मैसेज देने के अंदर दिखाई दे रही है, जनता की पीड़ा हरण करने के अंदर राजस्थान की सरकार की कोई रुचि नहीं है। बिल्कुल, लेकिन इसी को लेकर तो सवाल है ना रामनाथ जी, क्योंकि अलग अलग मसले हैं। आपने एक क्राइम के आंकड़े भी आप ही गिना रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, हर दिन जो आंकड़े आते हैं वो डराने वाले हैं, लेकिन उस पर विपक्ष होने के नाते आप व्यापक स्तर पर क्या कुछ कर रहे हैं सवाल इसको लेकर? क्योंकि घूम फिरकर आप फोन टैपिंग के मसले पर ही आ जाते हैं, जिस पर जवाब आपको विधानसभा के भीतर दिया भी गया है, मुकम्मल जवाब आपको मिला, लेकिन उसके बावजूद भी आप संतुष्ट नहीं है। प्रदीप जी, सरकार अगर ये मानती है कि फोन टैपिंग किया ही नहीं गया, सरकार के तमाम मंत्री हों, विधायक हों, ये कह चुके हैं, कई दफा ये कह चुके हैं कि फोन टैपिंग नहीं हुआ है, इसको लेकर बीजेपी ही साजिशन इस मुद्दे को उछाल रही है। अगर जब मसला है ही नहीं फोन टैपिंग का, दिखाई नहीं देता कहीं पर फोन टैपिंग हुआ है या फिर इस तरीके से किया जाता है, तो फिर आप इसी में क्यों उलझे हुए? फिर जरूरत ही नहीं है सरकार को इसमें भी सफाई देने की? फिर देखिए, अब ये मसला राजनीतिक है। हाँ। आप समझ सकती हैं पिछले 1 साल से इस प्रदेश में जो राजनीति हो रही है उसमें ये बात स्थापित हो चुकी है कि अशोक गहलोत ये मुख्यमंत्री हैं, उनकी राजनीति का बीजेपी के पास कोई सानी नहीं है। वो हर क्षेत्र में मात खा चुके हैं। सरकार के खिलाफ षड्यंत्र भी किया गया, वो षड्यंत्र फेल हो गया। उसके बाद जो स्थितियां बन रही हैं उसमें भाजपा आज राजस्थान की राजनीति में अपने को स्थापित करने में सक्षम नहीं हो पा रही है, और इस तरह से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी ने अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया है और प्रदेश की स्थिति को अपने नियंत्रण में करते हुए सारी स्थितियां भाजपा के प्रतिकूल खड़ी कर दी। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की हालत इतनी दयनीय हो गई है राजस्थान में कि उसको कांग्रेस का सहारा है आधार मजबूत करने के लिए? जी नहीं, राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत का कोई सानी नहीं है और इसको भाजपा स्वीकार कर चुकी है और ये हताशा में सारे प्रयोग कर रही है। आप देखें जितने भी प्रपंच हो रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री जी की जो क्रेडिबिलिटी है आज पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में है। इसके प्रधानमंत्री भी उसका सम्मान कर चुके हैं, वो उसका उल्लेख कर चुके हैं। उसके बाद आप राजनीतिक रूप से अपनी सेवा, अपने प्रदेश की सेवा करने के बजाय आप लांछन लगाते हैं, आप दूसरी बातें बोलते हैं, आप असत्य बातें करते हैं। ये आपका काम नहीं है। विपक्ष को ईमानदारी से प्रदेश के विकास में सरकार का भागीदार होना चाहिए और ये भावना हमें इस पूरे सत्र में भाजपा की ओर से दिखाई नहीं दे रही है। ये बड़ा खेद का विषय है। चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। अब असल में ये मुद्दा है क्या फोन टैपिंग हुई है नहीं हुई है, इसको लेकर सरकार लगातार ये कह चुकी है कि फोन टैपिंग हुई ही नहीं है किसी भी जनप्रतिनिधि की, लेकिन उसके बावजूद भी जब राजस्थान से बाहर जाकर, जोधपुर से, जयपुर से बाहर जाकर दिल्ली में एफआईआर दर्ज करवाई जाती है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, तो इसको लेकर अब मंशा पर सवाल कांग्रेस उठा रही है। बहरहाल इस पर लगातार नजर रहेगी।